Okay, good morning to all. Good morning, sir. एमसी फिफ्थ सेमेस्टर। हिमानी, बाकी लोग कहाँ गए सभी? सर दो एक की तो सर उसके डांडा हो गए ना, तो वो गाँव गई है। कौन? सर गाँव गई है वो, प्रिया और झलक। प्रिया झलक गांव गई है। हाँ हिम सर। विश्वा को क्या हुआ? सर वो पता नहीं, शायद अगले लेक्चर में थी या नहीं, याद नहीं मुझे सर। ओके, लेक्चर फिनिश होने के बाद फोन करना, क्या ना रेगुलर अटेंड करो, नहीं तो समझ नहीं आएगा। ओके सर। ओके, पूछती हूँ सर अभी। हाँ मैसेज ड्रॉप कर दो, अब मैं स्टार्ट करता हूँ लेक्चर। ओके। ओके, स्क्रीन विजिबल है सभी को? Yes, sir. ओके, ठीक सर। so it is a lecture number 12 and topic of the day is introduction of illustrations matrices algorithm and analysis. So मैट्रिसेस के बारे में आपने पहले किया होगा, आपने पढ़ा भी है कि मैट्रिक्स मिनिमम साइज 2x2 मैट्रिक्स का जो होता है उसको हम कई सारे ऑपरेशंस उन मैट्रिक्सेस पे परफॉर्म कर सकते हैं। दो मैट्रिक्स का एडिशंस हो सकता है, दो मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन हो सकता है, दो मैट्रिक्स के ऊपर हम मल्टीप्लिकेशन अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह से अर्थमेटिक ऑपरेशंस हम मैट्रिक्स पर अप्लाई करते हैं और स्टार्टिंग से हम लोग करते आ रहे हैं। बट मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन के कुछ रूल्स होते हैं कि कोई भी मैट्रिक्स अगर रो और कॉलम में डिवाइडेड है तो किस रूल्स के अकॉर्डिंग वो दूसरे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो सकता है। अगर हम किसी भी डिसऑर्डर्ड में कोई भी मैट्रिक्स लेते हैं तो उनका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं। सो अर्थमेटिक ऑपरेशंस अगर हमें किसी मैट्रिक्स पर अप्लाई करना है तो उसके कुछ रूल्स रेगुलेशन होते हैं। फॉर एग्जांपल 2x2 मैट्रिक्स का अगर सपोज हमें कोई मैट्रिक्स गिवन है कैपिटल ए, जिसके सपोज एलिमेंट है A11 A12 A21 A22। इसी तरह से कोई बी मैट्रिक्स है जिसके जो एलिमेंट है B11 B12 B21 B22। इस तरह से अब हमारे पास कोई एलिमेंट है तो उसका जो मल्टीप्लिकेशन होता है, लेट्स शो मी बाय ग्राफिकल so that you get more clearly मैट्रिक्स किस में बन सकता है प्रॉपरली। सिंपली बनाना होगा। लेट्स राइट इट फर्स्ट। टाइटल नेम, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। फाइन, सपोज कोई एक मैट्रिक्स गिवन है हमारे पास A इक्वल टू सर टेबल यूज कर लीजिए ना सर। टेबल हो जाएगा। टेबल हाँ से टेबल में देख लेते हैं। 4x4 insert a table 4 row 4 column suppose 4 ना 2x2 4 एलिमेंट के लिए सपोज हाँ कस्टमाइज करने में वो प्रॉब्लम आएगी इसमें। ओके चलो ठीक है। सपोज
ये हमारे पास कोई मैट्रिक्स है A11, A12, A21, A22। को नाम दो, दैट इज A। इसी तरह से सपोज हमारे पास कोई दूसरा मैट्रिक्स है B, उसके एलिमेंट है B11, B12, B21 एंड B22। अगर हमें इनका मल्टीप्लिकेशन करना है तो इसकी जो साइज है वो है 2x2। और जो बी मैट्रिक्स है उसकी भी जो साइज है वो 2x2 है। तो अगर कोई सी मैट्रिक्स में हम इसका मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, दैट मीन्स ए क्रॉस बी का जो रिजल्ट है हम किसी सी मैट्रिक्स में लेना चाहते हैं, इक्वल टू C11, C12, C22। तो इसकी भी जो साइज होगी वो 2x2 की रहेगी। और ये साइज कैसे होती है कि अगर ये m है और ये n है, ये बी मैट्रिक्स का m है और n है, तो ये साइज और ये साइज इक्वल होना जरूरी होता है, तभी उसका मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। अगर 3x2 है और 2x3 है तो उसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो आपको हमेशा n वैल्यू को देखना होता है। इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं कि m क्रॉस n अगर कोई मैट्रिक्स अवेलेबल है, यहाँ पर भी m क्रॉस n मैट्रिक्स अवेलेबल है, तो आपको पहले मैट्रिक्स का n देखना है और दूसरे मैट्रिक्स का m देखना है। अगर इनकी वैल्यू सेम है तो ही मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो मल्टीप्लिकेशन is only possible if m and n are same। सो सबसे पहले तो मैट्रिक्स का हमें ये रूल याद रखना होता है, क्योंकि स्ट्रेसन्स जो साइंटिस्ट थे उन्होंने इन्हीं मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन को कम किया था। नॉर्मली जो मल्टीप्लिकेशंस होते हैं, अभी हम देखते हैं कि यदि 2x2 का मल्टीप्लिकेशन है, सो टोटल हमें कितने मल्टीप्लिकेशन करने होते हैं, और अगर इसके ऊपर हम डिवाइड एंड कॉन्कर स्ट्रेटजी लगा देते हैं तो स्ट्रेसन्स ने उसके मल्टीप्लिकेशन को किस तरह से कम किया था, हमारा ऑब्जेक्टिव आज का वो है।
पहले हमें बेसिक मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पता होना चाहिए, उसमें कितने कैलकुलेशंस हो रहे हैं, कितने मल्टीप्लिकेशन हो रहे हैं, वो टोटल नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन हमें क्लियर होने चाहिए। उसका जो रूल्स होता है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का वो हमें क्लियर होना चाहिए, और इनका जो मल्टीप्लिकेशन है किस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग होता है वो हमें क्लियर होना चाहिए। सो बेसिक्स यदि हमें क्लियर है तो स्ट्रेसेंस मैट्रिक्स के जो फॉर्मूले हैं वो हमें बहुत स्पीडली क्लियर हो सकते हैं। सो हमने यहाँ पे क्या किया हुआ है, एक मैट्रिक्स ए लिया हुआ है जिसके एलिमेंट है A11 A12, इसकी पहली रो है, और दूसरी रो में है A21 A22। सो दो रो और दो कॉलम से एक मैट्रिक्स बना हुआ है जिसकी साइज 2x2 है। m क्रॉस n का मैट्रिक्स हमने लिया हुआ है, m की वैल्यू 2 और n की वैल्यू 2। इसी तरह से हमने सेकंड मैट्रिक्स भी लिया हुआ है जिसमें 2x2 की साइज है। सबसे छोटा मैट्रिक्स यहाँ पर हम 2x2 का मानते हैं कि जैसे हमने बताया था कि डिवाइड एंड कॉन्कर स्ट्रेटजी यदि हम किसी के ऊपर अप्लाई करें या किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अप्लाई करें तो प्रॉब्लम का बड़ा होना जरूरी है, और हम उसको डिवाइड करते चलते हैं, तब तक डिवाइड करेंगे जब तक कि वो सबसे छोटी प्रॉब्लम में डिवाइड ना हो जाए। जब हम सबसे छोटी प्रॉब्लम बना लेते हैं तब हम उस छोटी सी प्रॉब्लम का इंडिविजुअल सोल्यूशन करते हैं। उसके ऊपर हमें जो भी पॉलिसी चलाना है, रूल्स लगाना है या फॉर्मूले लगाने हैं, किसी भी तरीके से हम उस छोटी सी प्रॉब्लम का सोल्यूशन लाते हैं और फिर ऊपर वाली बड़ी प्रॉब्लम के साथ उसको मर्ज करना शुरू कर देते हैं। सो यहाँ पर भी हम डिवाइड एंड कॉन्क्यूर स्ट्रेटेजी का अगला पार्ट देख रहे हैं जो कि स्ट्रेसेंस मैट्रिक्स है। स्ट्रेसेंस एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन को कम किया था, उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पे थोड़ा उसने वर्कआउट किया था, और जितना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी नॉर्मल मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन में लगती है उससे थोड़ा कम समय स्ट्रेसेंस मैट्रिक्स के फॉर्मूले में लगता है। राइट। सो हम लोग देख रहे हैं अभी मैट्रिक्स ए के एलिमेंट और मैट्रिक्स बी के एलिमेंट, और मैट्रिक्स ए में 2x2 साइज का मैट्रिक्स है और मैट्रिक्स बी 2x2 का है। यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है क्योंकि n और m की साइज सेम है। तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन डन होगा, a क्रॉस b होगा। a क्रॉस b होने के बाद जो c मैट्रिक्स तैयार होगा उसके कंटेंट होंगे C11 C12 C13 C21 एंड C22, जिसकी साइज अगेन 2x2 की होगी। अब हम ये बात कर लेते हैं कि ये जो मैट्रिक्स है ये किस तरह से तैयार हुआ, मतलब अगर अभी हमें C11 निकालना हो तो हम किस रूल को यूज करें, अगर हमें C12 चाहिए तो हम किस फॉर्मूले को यूज करें, C21 चाहिए तो कैसे होगा, और C22 अगर हमें चाहिए तो ये कैसे निकाल सकते हैं। सो ए और बी में हमें कौन सा रूल लगाना है जिससे कि एक सी मैट्रिक्स तैयार हो जाता है। सो वो रूल्स भी आपने पहले से स्टडी किया हुआ है मैट्रिक्स के ऊपर कि C ऑफ आई जे इक्वल टू समेशन ऑफ ए आई के मल्टीप्लाई बी ऑफ के जे। ये लॉजिक आपने इसके पहले भी कई बार यूज़ किया है दो मैट्रिक्स के ऊपर। इस लॉजिक को आप यूज़ करके आप सी वाला मैट्रिक्स तैयार कर सकते हैं। फॉर्मूले कहाँ से आते हैं, इंसर्ट समेशन ओके। So C of ij can be obtained by using this formula, summation of a I k multiply b of k j। आपको दो बार लूप चलाना होता है, एक i के लिए और j के लिए, फिर आप मल्टीप्लाई करते हुए तीसरा लूप आप यूज़ करते हो k के लिए, और तीसरे लूप में आप 1 बाय 1 रो एंड कॉलम के साथ मल्टीप्लिकेशन करते हुए C11 ऑब्टेन कर सकते हैं। इसी तरह से
C12 ऑप्टेन कर सकते हैं, C21 एंड C22। तो ये है वो बेसिक फॉर्मूला जिसके बेस पर मैट्रिक्स ये वाली प्रिपेयर हुई है। फाइन। अब हम उसका एक लॉजिक भी देख लेते हैं, थोड़ा सा ब्रीफ कर लेते हैं कि फॉर पेयरिंग सी मैट्रिसेस, यदि आपको सी मैट्रिसेस तैयार करनी है या सपोज सी लैंग्वेज में आपको कोई मैट्रिक्स तैयार करनी है तो उसका क्या लॉजिक होगा? फॉर i इक्वल टू 0, i इज लेस देन n, i प्लस प्लस, लूप j के लिए, पहला लूप रो के लिए, दूसरा लूप j कॉलम के लिए, j इक्वल टू 0 से हमें चलाना है j इज लेस देन n तक, जब तक कि मैट्रिक्स के एलिमेंट फिनिश ना हो जाए, और j इंक्रीमेंट होता जाएगा। थर्ड कंडीशन में हम एक सी मैट्रिक्स ले लेते हैं ऑफ आई जे, हम 0 से इनिशियलाइज कर देते हैं, और एक तीसरा फॉर लूप लगाकर k इक्वल टू 0 से हम इस लूप को चलाते हैं, k इज लेस देन n, क्योंकि जो सी वाला मैट्रिक्स तैयार होगा उसकी भी साइज 2x2 की होगी, तो लूप 0 से n तक ही चलेगा। तो इसकी इंडेक्सिंग 0 1 के लिए चलेगी, 2 पर ये क्लोज हो जाएगी। सो इसको भी हमें k को इंक्रीमेंट करना होगा, क्योंकि यहाँ भी 2x2 का मैट्रिक्स तैयार होगा, 2 रो और 2 कॉलम यहाँ पर मेंटेन होंगे। और इस फॉर लूप में हम डायरेक्टली हमारा फॉर्मूला दे सकते हैं i कॉमा j प्लस इक्वल टू a ऑफ i कॉमा k मल्टीप्लाई बाय b ऑफ k कॉमा j। तो इस तरह से c ऑफ i j प्लस इक्वल टू a ऑफ i k मल्टीप्लाई b ऑफ k j। तो पहली रो का फर्स्ट एलिमेंट दूसरे कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, और उसकी जो वैल्यू होगी वो सी आई जी की लोकेशन पर स्टोर होगा। इस तरह से पहली रो का दूसरा एलिमेंट पहले कॉलम के दूसरे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा। इसी तरह से दूसरी रो, इसी तरह से 2 रो और 2 कॉलम का मल्टीप्लाई होगा, और रिजल्ट यहाँ पर स्टोर होता चला जाएगा। तो ये इसका मेन फॉर्मूला है जिससे मल्टीप्लाई होता चला जाता है और सम होता चला जाएगा। इसको हम क्लोज कर देते हैं। फाइन। अब पहले हम इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकाल लेते हैं कि अगर इस सी लैंग्वेज के कोड को यदि हम यूज़ करें किसी भी मैट्रिक्स को प्रिपेयर करने के लिए, साथ ही साथ उन मैट्रिक्स के बीच में मल्टीप्लाई करने के लिए, तो कितना यूनिट ऑफ टाइम ये लेती है। इसके बाद हम स्ट्रेशंस में कैलकुलेट करेंगे और फिर कंपेयर करेंगे कि स्ट्रेशंस ने कितने कैलकुलेशन कम किए। तो यहाँ पर ओके, अगर 3 फॉर लूप है, स्टार्टिंग में मैंने जब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपको सिखाई थी तब मैंने आपको बताया था कि एक फॉर लूप के लिए जो यूनिट ऑफ टाइम होता है वो होता है यूनिट ऑफ टाइम एन टाइम इसको लगेगा कैलकुलेट होने में, और क्योंकि n प्लस प्लस हो रहा है इसलिए हर बार ये 1 से इंक्रीमेंट होता है। सो अगर ये n+1 के लिए है
बाकी सभी इसके अंदर n टाइम पर चलेंगे। तो ये n के लिए चलेगा और ये भी n के लिए चलेगा। इसी तरह से दूसरे इनर लूप की बात करें कि अगर ये n+1 के लिए चलेगा तो उसके अंदर के स्टेटमेंट भी n टर्म्स के लिए चलेंगे, राइट। और अगर तीसरे लूप की बात करें कि वो ऑलरेडी n तक ही चलेगा, सो n इस n के लिए ये जो स्टेटमेंट है n+1 टाइम होगा और उसके लिए ये रहेगा n टाइम। ये जो स्टेटमेंट है ये n टाइम तक चलेगा। तो अगर आप तीनों को मर्ज करते हैं, आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, तो मैक्सिमम जो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकल कर आती है, क्योंकि 3 लूप है, बिकॉज इट यूजेस 3 लूप। तो एक लूप में अगर n आइटम है तो 3 लूप में हमारे पास n होगा। सो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ नॉर्मल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन वुड बी कितनी होनी चाहिए? सो ऑर्डर ऑफ n³। सो ऑर्डर ऑफ n³ इसकी मैट्रिक्स की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकलनी चाहिए, राइट। ये कैसे आया है, आप उसके प्रीवियस वीडियो को आप यदि रेफर करोगे जिसके अंदर 3 लूप हमने यूज़ किए थे, अगर मेरे पास अवेलेबल हो तो मैं आपको शो करता हूँ। इससे आप एनालिसिस कर सकते हैं कि अगर हमारे पास 2 फॉर लूप है तो पहले फॉर लूप हमेशा n+1 टाइम चलता है, तो उसके लिए नीचे वाली स्टेटमेंट n टाइम तक चलेंगे। इनर लूप के लिए अगर n+1 टाइम लेता है तो उसके इनर लूप के लिए n टाइम चलेगा। और जब आप इसको कम्प्लीटली सम करते हैं तो हमारे पास ऑर्डर ऑफ n² हमारी कॉम्प्लेक्सिटी निकलती है। तो इससे आप अंदाज लगा सकते हैं कि अगर 3 फॉर लूप होते हैं, एक के इनर में फॉर लूप के इनर में फॉर लूप के इनर में फिर फॉर लूप और उसके इनर में फिर फॉर लूप, और वहाँ पर आपके ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होते हैं। सो वहाँ पर n+1 के नीचे n, फिर n इंटू n+1 के नीचे n और फिर n+1 के नीचे n। सो आप तीनों को सम करते हैं तो यहाँ पर जो ऑर्डर बनेगा वो n³ का बनेगा। कांस्टेंट को आप छोड़ सकते हैं। सो n³ जो उसका डिग्री बताता है कि मैक्सिमम कितना, सो वो होती है ऑर्डर ऑफ n³। सो यहाँ से आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि किस तरह से ऑर्डर ऑफ n³ आया है। और वो एक क्लास होती है जिसको हम बोलते हैं क्यूबिक। सो नॉर्मल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में जो डिग्री ऑफ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो होगी क्यूबिक। So time complexity of normal matrix multiplication would be order of n³ that belongs to
क्यूबिक टाइम फंक्शन और क्लास। तो इसको हम ऑर्डर ऑफ एन क्यूब बोल सकते हैं, या ये जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो किस क्लास को बिलोंग करती है, वो टाइम फंक्शन की क्लास का नाम क्या है। सो द नेम ऑफ टाइम फंक्शन और क्लास इज क्यूबिक, जो कि काफ़ी है, मतलब बहुत ज़्यादा कहलाती है। अभी तक हमने जो कॉम्प्लेक्सिटी मेजर की थी वो लॉग एन के टर्म्स में आ रही थी। लॉग एन सबसे छोटा होता है, मतलब कांस्टेंट के बाद अगर कुछ बड़ी कॉम्प्लेक्सिटी है दैट इज लॉग एन, और एन क्यूब तो बहुत बड़ी कॉम्प्लेक्सिटी है। तो हमें इसको किसी न किसी तरीके से शॉर्ट करना है, कम करना है। हम नहीं चाहते कि किसी भी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में एन की पावर क्यूब समय लगे, जबकि मैट्रिक्स की साइज 2x2 है, राइट। अगर मैट्रिक्स बड़ा होता है तो फिर तो और भी ज़्यादा समय लग सकता है। तो ऑर्डर ऑफ एन क्यूब हमें किसी न किसी वे से शॉर्ट करना है। नाउ द ऑब्जेक्टिव इज, नाउ our objective is want to reduce time complexity, that is order of n cube। अब हमें इसको रिड्यूस करना है, तो हमारे पास क्या तरीका हो सकता है। तो हमारा ऑब्जेक्टिव अब ये होना चाहिए कि हम इस ऑर्डर को हम कैसे कम कर पाए। तो इसको कम करने के लिए, इन ऑर्डर टू रिड्यूस ऑर्डर ऑफ n cube, we apply divide and conquer strategy over matrices। तो अगर हमें ऑर्डर ऑफ एन क्यूब जो कॉम्प्लेक्सिटी है, जो कि बहुत बड़ी है, जो बहुत ज़्यादा है, उसको यदि हमें सॉल्व करना है तो हम उसके ऊपर अप्लाई कर देते हैं डिवाइड एंड कॉन्कर। क्या अप्लाई कर सकते हैं, दैट इज क्वेश्चन मार्क। क्या हम इसको डिवाइड एंड कॉन्कर स्ट्रेटेजी से सॉल्व कर सकते हैं? सो आंसर इज यस। क्योंकि यदि आपने देखा होगा कि यदि मैट्रिक्स की साइज अगर 2x2 है, अगर मैट्रिक्स की साइज 2x2 है, अगर कोई मैट्रिक्स A इक्वल टू 2x2 का दिया हुआ है और B इक्वल टू 2x2 का दिया हुआ है, तो इस पर हम डिवाइड एंड कॉन्कर लगा सकते हैं। क्योंकि इससे भी अगर छोटी प्रॉब्लम होती है, फॉर एग्जांपल अगर कोई मैट्रिक्स 4x4 का गिवन है, इस पर यदि हम डिवाइड एंड कॉन्कर अप्लाई करते हैं, तो डिवाइड एंड कॉन्कर अप्लाई करने के बाद जो मैट्रिक्स ए तैयार होगा वो दो मैट्रिक्स का तैयार होगा और उसकी साइज होगी 2x2। टू मैट्रिसेस ऑफ 2x2। इसी तरह से यदि हम बी पर अप्लाई कर देते हैं डिवाइड एंड कॉन्कर, तो वो उसको दो पार्ट में डिवाइड कर देगा और जो रिजल्टेंट बनेगा वो बनेगा B इक्वल टू 2 मैट्रिसेस ऑफ 2x2। इसी तरह से यदि हमारे पास 8x8 का होता, तो 8x8 में हमें 2x2 के 3 मैट्रिसेस मिलते हैं, 2x2 2x2, इस तरह से हमारे पास मैट्रिसेस 3 मिलते हैं। सो 4x4 का हो तो हम उसको डिवाइड कर सकते हैं। डिवाइड होने के बाद जो छोटी प्रॉब्लम बनती है उसका नेचर भी मैट्रिसेस होना चाहिए। तो ये जो 2x2 का है ये भी एटलीस्ट मैट्रिक्स ही है, तो इस पर हम वो अप्लाई कर सकते हैं। सो अगर सब प्रॉब्लम का नेचर बिग प्रॉब्लम के साथ है, मतलब अगर जिसको आपने डिवाइड किया है वो भी मैट्रिक्स है और जो डिवाइड होने के बाद जो बना है वो भी मैट्रिक्स है, दोनों के ऊपर आप मल्टीप्लिकेशन करने वाले हैं, तो आप इसको कह सकते हैं कि ये डिवाइड एंड कॉन्क्यूर से सॉल्व हो सकती है। तो अब हम क्वेश्चन मार्क हटा देते हैं एंड वी मेक इट श्योर कि हम इसको अब हम
डिवाइड एंड कॉन्कर स्ट्रेटजी इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं और वो इसके थ्रू सॉल्व हो सकती है। तो अगर हमें मैट्रिक्स का साइज बड़ा दिया हुआ है, 4x4 है, 8x8 है या 16x16 है, इस तरह से यदि हमें मैट्रिक्स के साइज दी हुई है तो हम उसके ऊपर डिवाइड एंड कॉन्कर स्ट्रेटजी अप्लाई करेंगे। उस मैट्रिक्स को हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, फर्दर उसका एक पार्ट लेंगे, एक मैट्रिक्स लेंगे, उस पर भी यदि हम अप्लाई कर दें कि अगर वो भी 2 पार्ट में डिवाइड हो सकती है, वेल एंड गुड, उसको भी आप 2 पार्ट में डिवाइड करो। जैसे 4x4 को यदि हम डिवाइड करें तो हमारे पास 2 मैट्रिक्स बनेंगे 2x2 के। अब हम इसको फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि 2x2 मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करने की सबसे छोटी यूनिट है। तो मिनिमम मैट्रिक्स या सबसे छोटी प्रॉब्लम जो मैट्रिक्स में होनी चाहिए वो 2x2 की होनी चाहिए। और फिर हम इसको इंडिविजुअल सॉल्व करके बाय यूजिंग 4 फॉर्मूले हम डायरेक्टली 2x2 मैट्रिक्स को सॉल्व कर देते हैं और सॉल्व करने के बाद हम उसके रिजल्ट को मर्ज कर देते हैं। अब हम इसके ऊपर डिवाइड एंड कॉन्कर स्ट्रेटजी अप्लाई कर देते हैं। सपोज we have given 2 matrices named A and B। यदि हमें 2 मैट्रिक्सेस गिवन है और वो मैट्रिक्सेस सपोज ये है, फोर क्रॉस फोर एंड 4x4। तो हमने उसको डिवाइड किया 2x2, 2x2 के हमने 2 मैट्रिक्स बना दिए। और जब वो 2x2 के मैट्रिक्स तैयार हो जाएंगे तब हम उस 2x2 पर फॉर्मूले अप्लाई करेंगे कि C11 इक्वल टू कैसे ऑब्टेन होगा। सो A11 मल्टीप्लाई B11 प्लस A12 मल्टीप्लाई B21। तो इस तरह से आप फॉर्मूला अप्लाई करते हुए C12 कैसे बनेगा। सो A11 मल्टीप्लाई B12 प्लस A12 मल्टीप्लाई B22। इसी तरह से C21 कैसे ऑब्टेन होगा बाय यूजिंग फॉर्मूला A21 मल्टीप्लाई B11 प्लस A22 मल्टीप्लाई B21। एंड फोर्थ एलिमेंट कैसे तैयार होगा। C22 इक्वल टू होगा A21 मल्टीप्लाई B12 प्लस A22 मल्टीप्लाई B22। So by using 4 formula we can directly get the answer, right? तो इसको हम इस तरह से देख सकते हैं कि ये तो बात हुई कि अगर मैट्रिक्स आपने फर्दर डिवाइड करते हुए आपने सबसे छोटा मैट्रिक्स बना दिया और उस सबसे छोटे मैट्रिक्स के ऊपर आपने ये 4 फॉर्मूले अप्लाई कर दिए। ये फॉर्मूले को अप्लाई करने के बाद आपने आंसर ले लिया, बट ये डिवाइड कैसे होगा और सबसे छोटी प्रॉब्लम जो साइज है सबसे छोटी 2x2 का मैट्रिक्स आप कैसे बनाओगे, सो वो उसके एल्गोरिथम के अंदर आपको देखने को मिलेगा। फिलहाल यहाँ पे मैंने ये शो किया है कि अगर हमारे पास कोई बड़ी प्रॉब्लम है तो हम उसके ऊपर डिवाइड एंड कॉन्कर स्ट्रेटजी अप्लाई कर सकते हैं। डिवाइड एंड कॉन्कर स्ट्रेटजी अप्लाई करने के बाद वो जो बड़ी साइज का मैट्रिक्स है वो इक्वल 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। अगर वो प्रॉब्लम जो बनी है सबसे छोटी है वो फर्दर डिवाइड नहीं हो सकती तो फिर उसको हम सॉल्व कैसे करें। तो उसका सोल्यूशन है बाय यूजिंग 4 फॉर्मूले हम उसके ऊपर अप्लाई कर दें और 2x2 मैट्रिक्स को हम सॉल्व कर सकते हैं। जब वो सॉल्व हो जाएगा तो हम वापस से इस मैट्रिक्स को सपोज कैपिटल A मान लें
इसको कैपिटल बी माने, सो ए और बी का वापस से सॉल्यूशन निकलेगा, सो 4x4 का भी सॉल्यूशन निकल जाएगा। फाइन। अब ये जो फॉर्मूले है ये किस तरह से आते हैं, तो आपने देखा होगा कि मैट्रिक्स में जब आप मल्टीप्लिकेशन करते हो तो कैसे करते हो। अगर ए और बी दो मैट्रिक्स गिवन है, सो A11 पहली रो का पहले कॉलम के साथ होता है, सो A11 मल्टीप्लाई B11 प्लस दूसरी पहली रो का दूसरा कॉलम पहले कॉलम का दूसरा, सो A11 मल्टीप्लाई B11। इसी तरह से A12 मल्टीप्लाई B21। इसी तरह से दूसरी रो दूसरा कॉलम पहली रो पहला कॉलम। इस तरह से आप मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास ये 4 फॉर्मूले आ जाते हैं जो मैंने लिखे थे कि हमने C1 कैसे ऑब्टेन किया था। A11 इसका मल्टीप्लाई होगा B11 के साथ, प्लस A12 का मल्टीप्लाई होगा B21 के साथ। तो आप इस पैटर्न में जब आप सॉल्व करते हैं पहली रो का पहला एलिमेंट दूसरे मैट्रिक्स में पहली रो का पहला एलिमेंट, इसी तरह से दूसरा एलिमेंट दूसरा कॉलम। तो ये लॉजिक हमने यूज़ किया है, A11 मल्टीप्लाई B11 प्लस A12 मल्टीप्लाई B21। तो हमारी पहली रो और पहला कॉलम कवर हो गया। इस तरह से C11 तैयार होगा और C12 तैयार होगा, और दूसरी रो पहला कॉलम दूसरी रो दूसरा कॉलम। तो इस तरह से C11 C12 और C21 C22 ये तैयार होगा। सो ये सब प्रीवियस वाला है जो आप ऑलरेडी रीड कर चुके हैं। सो इस तरह से C11 C21 C12 C22 तैयार होगा। और जब दो मैट्रिक्स 2x2 का तैयार हो जाता है तो हम उसके ऊपर फॉर्मूला अप्लाई करके उसका मल्टीप्लिकेशन निकाल सकते हैं। फाइन। अब हम देखते हैं कि ये डिवाइड कैसे होता है। सो इसको हमें ड्रॉ करने के लिए एक हमें 4 मैट्रिक्स लेना पड़ेगा 4x4 का। देखते हैं। सपोज A11 A12 A13 A14, इसी तरह से A21 A22 A23 A24 A31 A32 A33 A34 A41 A42 A43 A44। ओके, अब हम इसको समझते हैं कि अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसकी साइज कितनी है 4x4 की। अगर 4x4 का मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है
अब इस पर हमें अप्लाई करना है डिवाइड एंड कनकर। तो ये दो पार्ट में डिवाइड होगा। अभी हम इसको एल्गोरिथम से डिवाइड करेंगे, फिलहाल आप ग्राफिकली समझिए। ये 4x4 जिसके अंदर 16 एलिमेंट है, वो 16 एलिमेंट कन्वर्ट हो जाते हैं दो पार्ट में। और दो पार्ट जब ये डिवाइड होगा तो हमारे पास टोटल मैट्रिक्स यहाँ पे 4 बनेंगे। एक मैट्रिक्स होगा ये, दूसरा मैट्रिक्स होगा ये, और अगर आप इसकी साइज देखें तो सभी 2x2 की साइज रहेगी। सो 2x2 यहाँ पर सबसे छोटा साइज होगा। तो हमने यहाँ पे क्या किया हुआ है, वी डिवाइड 4x4 मैट्रिसेस इन 2 मैट्रिसेस ऑफ साइज 2x2। सो फर्दर ये जो छोटा मैट्रिक्स है, ये जो 2x2 का हमने बनाया हुआ है, हम इसको कंसीडर कर लेते हैं A11। ये हमारे लिए होगा सपोज A1। इसी तरह से आप इसको भी बना सकते हैं। इसको आप नाम दे सकते हैं A2, इस मैट्रिक्स को आप नाम दे सकते हैं A3, इस मैट्रिक्स को आप नाम दे सकते हैं A4। तो इस तरह आपके पास जब A1, A2, A3, A4 मैट्रिक्स आपके पास मिल जाते हैं, तब अब क्योंकि A1 की साइज 2x2 है, इस 2x2 पर आप आसानी से 4 फॉर्मूले अप्लाई करके इस A1 का सोल्यूशन निकाल सकते हैं। A2 भी 2x2 साइज का है, तो इसके ऊपर भी आप 4 फॉर्मूले अप्लाई करके इसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं इंडिविजुअल। इसी तरह से A3 और A4, राइट। सो इंडिविजुअल सोल्यूशन करने के बाद आपके पास मैट्रिक्स निकल चले जाते हैं C11, C12, C21, C22। ये आपके पास कंप्लीट मैट्रिक्स का एक सोल्यूशन आपके पास आ जाता है। इस पूरा मैट्रिक्स का सोल्यूशन आपके पास आ जाता है। सो 4x4 पर भी आपको यही पॉलिसी अप्लाई करना है। अगर 8x8 होता तो भी आपको पहले फर्दर डिवाइड करना होता, और फिर से उसको फर्दर डिवाइड करना होता, और सबसे छोटी साइज 2x2 मैट्रिक्स आपको बनानी होती है। यही चीज़ एल्गोरिथम में बार बार होती चली जाती है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का जो फंक्शन है वो अपने आप को रिकर्सिवली कॉल करता है और मैट्रिक्स को हर बार n/2 में डिवाइड कर देता है, राइट। सो इस तरह से ये प्रोसेस पूरा काम करता है। एल्गोरिथम और इटरेशंस का जो वर्किंग स्टाइल है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, क्योंकि अभी टाइम हो चुका है। ओके, सो नो इशू। आगे हम देखने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में कि किस तरह से इसके ऊपर अब इटरेशंस काम करेगी, और जो ऑर्डर ऑफ n क्यूब है, उस ऑर्डर ऑफ n क्यूब को इटरेशंस के फॉर्मूले के साथ अगर हम यूज़ करें तो इस कॉम्प्लेक्सिटी को हम कम कर सकते हैं। तो उसको हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।